नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुदेश चौधरी और आज हम करने जा रहे हैं व्याकरण का दूसरा अध्याय जो कि है वर्ण विचार। तो आज हम करने जा रहे हैं वर्ण विचार का जो दूसरा अध्याय है हमारी व्याकरण का, उसका भाग। अब हम पढ़ते हैं अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार तो जानते हैं, आप जानते होंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल नासिका से निकले यानी नाक से निकले उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। इनका चिन्ह भी पता ही है आपको, जो हम हमेशा लगाते हैं। इसका प्रयोग वर्णों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसे अंक, गंगा, लंगूर आदि। अब अनुनासिक किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण कहाँ से किया जाता है? नाक और मुंह, यानी दोनों में से ही हवा निकलती है, नाक से भी और मुंह से भी। इनका चिन्ह क्या होता है? चंद्र बिंदु। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं, जैसे आंख, चांद, पांच आदि। अब जो चंद्र बिंदु है वो कई जैसे पूरा ही उसे चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है, जैसे आंख, चांद, पांच आदि में लिखा गया है। लेकिन जहाँ पर मात्राएं आती है, जैसे कि मैं, अब मैं क्या है? अनुनासिक उच्चारण है मैं का, जहाँ मैं मुंह से और नाक से आता है, लेकिन हम फिर भी अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये एक व्याकरण का नियम है कि जहाँ मात्राएं हैं वहाँ चंद्र बिंदु लगाने पर अव्यवस्थित सा लगता है, तो वहाँ पर हम चंद्र बिंदु की जगह अनुस्वार का भी प्रयोग कर सकते हैं। आयोगवाह। आयोगवाह, अब आयोगवाह क्या होता है? और अंग है। ऐसी ध्वनियाँ हैं जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन है, इसलिए इनको क्या कहा गया? आयोगवाह कहते हैं। इनका अर्थ है जो योग न होने पर भी साथ रहे, यानी इनका किसी से भी योग नहीं है, किससे? स्वर से भी नहीं है और व्यंजन से भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये सबके साथ रहती हैं। अंग और अंग है, स्वरों और व्यंजनों में न रहने पर भी इनके साथ प्रयुक्त होते हैं। अब विसर्ग किसे कहते हैं? जो अंगें हम पढ़ते हैं उसको, उसकी जो पीछे के दो बिंदु होते हैं उसे हम विसर्ग कहते हैं। इनका उच्चारण लगभग है के समान होता है। इन्हें व्यंजनों के आगे लगाया जाता है। इनका चिन्ह होता है जैसे प्रातः, दुशासन, प्रायः, यानी इनका उच्चारण किसके जैसे हम अनुस्वार का जो उच्चारण है तो एक बिंदु ही, लेकिन उसको अनुस्वार है उसका उच्चारण न में करते हैं। अंक, गंगा, लंगूर, यानी कि, और ठीक उसी तरह से क्या है, जो विसर्ग है उसका उच्चारण है में करते हैं। प्रातः, दुशासन, प्रातः। तो आगत ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? अब आगत ध्वनियाँ होती हैं जो ध्वनि हमारे लिपि में नहीं है, हमने दूसरी लिपि से ली है, उनको क्या कहते हैं? आगत ध्वनियाँ कहते हैं, मतलब जो हमने दूसरी भाषाओं से ली है। अब जो ध्वनि आप देख रहे हो जिसे ओ का ही जो उच्चारण होता है, यह अंग्रेजी से हिंदी भाषा में आ गया है। इसका प्रयोग कुछ अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखते समय ही किया जाता है, जैसे डॉक्टर, टॉफ़ी, कॉफ़ी आदि। हलंत, इसका प्रयोग व्यंजन के नीचे किया जाता है। हम वर्ण विच्छेद कर रहे हैं तो हलंत तो हमें ज़रूर पता होना चाहिए। तो इसका प्रयोग व्यंजन के नीचे किया जाता है जिस व्यंजन में स्वर नहीं मिला होता, यानी कि जब हम स्वर निकाल देते हैं तो व्यंजन के नीचे हम क्या लगा देते हैं? हलंत निकाल देते हैं, लगा देते हैं। जैसे विद्यार्थी, द्वंद्व, द को हमने क्या लिखा है? स्वर रहित। व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसी ध्वनियाँ जिनका स्वतंत्र रूप से लेखन संभव है परंतु उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जो स्वर है वो स्वतंत्र है, जब उनको उच्चारण करते हैं तो व्यंजन की सहायता नहीं लेनी पड़ती, लेकिन हर व्यंजन में स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है। एक तो पहला तो अस्वर, जो स्वर है वो सभी व्यंजन में सम्मिलित है। दूसरा, जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो वो अस्वर जो स्वर है वो साथ में
आता है तभी उसका उच्चारण किया जाता है। स्वर रहित व्यंजन का उच्चारण करना संभव नहीं। व्यंजन माला में हम देख रहे हैं आपके सामने एक जो तालिका बनी हुई है, जो चार्ट बना हुआ है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, अन्य। अब इसमें देखिए मूल रूप से जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? वो 33 होते हैं। मूल रूप से व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। 33 होते हैं और संयुक्त व्यंजन तथा अन्य को मिलाकर इनकी संख्या 39 होती है। अब ये आपको याद रखना है कि मूल रूप से कितने व्यंजन होते हैं? 33 होते हैं। यानी अगर कोई पूछे मूल रूप से कितने व्यंजन है तो 33 है, लेकिन संयुक्त व्यंजन तथा अन्य व्यंजन को मिलाकर संख्या कितनी हो जाती है? 39 हो जाती है। अब ये आप देख रहे हैं कि प वर्ग तक है वो क्या है? हमारे 33। जो प वर्ग नहीं, प वर्ग य र ल व श श स ह क्या है? 33 व्यंजन है। जबकि 4 इसमें संयुक्त व्यंजन है, इन्हें संयुक्त अक्षर भी कहते हैं। और जो अड़ और ड की जो ध्वनि है, जिन्हें हम ये बाद में हमारे वर्णमाला में आई है, तो इन्हें भी अगर हम इसमें गिनते हैं तो हमारी जो व्यंजन की संख्या है वो 39 हो जाती है। अब ये जो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ये इसलिए वर्ग बनाए गए हैं कि जो इनका उच्चारण है वो इनके वर्गों के आधार पर किया गया है। इनका उच्चारण स्थान जो वर्ग है उस पर आधारित है, इसलिए इनको वर्गों पर में वर्गीकरण किया गया है। व्यंजन के भेद पढ़ते हैं कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं। स्वर के हमने पढ़े थे 3 भेद होते हैं, तो व्यंजन के कितने भेद होते हैं? यहाँ पर व्यंजन के भी कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। एक स्पर्श व्यंजन, एक अंतस्थ व्यंजन और एक ऊष्म व्यंजन। अब इनको अलग अलग मतलब वर्गीकरण किया गया है। स्पर्श व्यंजन जो हमारे उच्चारण के समय जो मुख के अवयव जो अंग है वो किस प्रकार से काम करते हैं उसके आधार पर इन्हें निर्धारित किया गया है। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास, वायु, कंठ, होठ, जीवा को स्पर्श करती है हुई बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय क्या करती है? श्वास यानी कि हमारी सांस, जो वायु है वो कंठ को, होठ, जीवा को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन हमने पढ़ा था कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। इन्हें वर्गों में भी विभाजित किया गया है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। इनको हम आगे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि कैसे इनको उच्चारण के आधार पर विभाजित किया गया है, वर्गीकरण इनका किया गया है। तो ये स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं और इनको कितने वर्गों में बांटा गया? 5 वर्गों में। इनका नाम प्रथम वर्ण के आधार पर जाना जाता है, जैसे क वर्ग, क, ख, ग, घ, ण। सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है। ये तो मैं आपको आरंभ से बताती आ रही हूँ कि जो सभी व्यंजन है उनमें अ स्वर मिला ही होता है। अब हम पढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन। हमने जब व्यंजन माला देखी, जो उसका चार्ट देखा, तो उसमें देखा कि अंतस्थ व्यंजन थे। उन्हें अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा गया? जबकि बाकी सारे स्पर्श व्यंजन हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को पूर्णतः स्पर्श नहीं करती। जब हम जो वह स्पर्श व्यंजन है उनमें हमारी जीभ किसी ना किसी मुंह के किसी ना किसी अंग को स्पर्श करती है, लेकिन जब जीभ पूर्ण रूप से किसी भी हिस्से को स्पर्श नहीं करती तो उसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी 4 संख्याएं हैं। कौन सी? य, र, ल और व। य, र, ल, व। अब ये आप जब इसका उच्चारण करोगे तो देखेंगे कि इसका जो दबाव है वो अंतस्थ यानी अंदर से इसका जो दबाव गले पर पड़ता है। आगे है ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुंह द्वारा वायु तीव्र गति से रगड़ खाने की वजह से गर्म होकर निकलती हैं, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी कितनी है? 4 है।
अब जब हम इन ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो वायु क्या होती है, तेज गति से निकलती है, और तेज गति से बोलने के कारण क्या होता है कि वो जो निकलने वाली जो वायु है हमारे मुंह से, शब्दों के उच्चारण के समय जो वायु निकलती है वो गर्म हो जाती है, इसलिए ऊष्म व्यंजन कहा गया है। कैसे? श, श, स और ह। बोल के देखिएगा। श, श, स और ह। इसमें भी वायु का प्रयोग ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि गर्म हवा निकलती। दो विभिन्न व्यंजनों के जोड़ से बने व्यंजन क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए, जो श है वो हमारा किससे मिलकर बना है? क प्लस क घन श, क घन श। त्र, त प्लस त घन र, त घन र। ज्ञ, ज घन ए, श्र, श घन र। अब इनके शब्द भी देख लीजिए, जबकि शब्दों में तो ये एक ही है। देखिए संयुक्त व्यंजन इन्हें क्यों कहा गया है? जिस प्रकार से व्यंजन है वो स्वर रहित कर देते हैं, मतलब उनमें स्वर सम्मिलित होते हैं, उसी प्रकार से संयुक्त व्यंजन में दो व्यंजनों का मेल होता है, एक स्वर रहित और एक स्वर सहित, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। आगे है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? एक ही वर्ण का दो बार मिलना द्वित्व व्यंजन कहलाता है। देखिए संयुक्ताक्षर और द्वित्व व्यंजन में फर्क है। पहले हम संयुक्ताक्षर भी एक बार पढ़ लेते हैं। जब एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर रहित व्यंजन से मेल होता है तब वह संयुक्त अक्षर कहलाता है। जैसे रम्य, दिव्य और द्वित्व व्यंजन में गन्ना, अन्न, भिन्न, जहाँ पर न का न के आधा न और पूरा न, हिस्सा आधा स और पूरा स, और सज्जन आधा ज और पूरा ज, छज्जा आधा ज और पूरा ज, जहाँ पर एक जैसे ही वर्णों का प्रयोग किया गया है, लेकिन एक आधा वर्ण और एक पूरा वर्ण। जबकि संयुक्त अक्षर में क्या है? संयुक्त अक्षर में जो वर्ण है वो एक अलग अलग वर्णों का प्रयोग हुआ है, जिसमें एक आधा वर्ण है और एक पूरा वर्ण है, यानी एक स्वर सहित है और एक स्वर रहित है, लेकिन दोनों ही व्यंजन अलग अलग हैं। दिव्य, प्रसन्न, प्रसिद्ध आदि। अब हम पढ़ते हैं कि जो व्यंजन है, व्यंजनों का वर्गीकरण, कि उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया है, उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के आधार पर। किस पर? उच्चारण स्थान के आधार पर और प्रयत्न के स्थान के आधार पर व्यंजनों का जो उच्चारण है मुख्य विभिन्न अवयवों की सहायता से किया जाता है। अवयव होते हैं मुख के अंग, अंगों को क्या कहा जाता है? अवयव। अब है कंठ, है गले से जो क वर्ग है, हमने ऊपर व्यंजन माला में पढ़ा था, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। जो क वर्ग है वो उसका जो उच्चारण है वो गले से होता है, कंठ से, इसलिए उसको कंठ वर्ग कहा जाता है। फिर तालु से जो च वर्ग है। अब देखिए जो भी आपके सामने जो भी लिखा हुआ है, कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, ये सब मैं आपको एक तालिका के रूप में सिखाऊंगी। तालिका से ही पता लगेगा कि किस तरह से हमने इनको उच्चारण पर के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा है। इसमें एक बार आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो चित्र आप इसमें देख पा रहे हैं उसमें बताया गया है कि कंठ है, जैसे गले से बोले जाने वाले स्वर, उनको कंठ कहा जाता है। एक बार उच्चारण जरूर करके देखिएगा, क, ख, ग, घ, तो ये जो स्वर निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है? गले से निकल रहा है। तालव्य जो तालु से निकलता है। अब इसमें चित्र में आप देख सकते हैं कि तालव्य कहाँ है, यानी जो हमारे दांत से ऊपर का पीछे का हिस्सा होता है उसे तालव्य कहते हैं, जहाँ से हम बोलते हैं च, च, ज, झ,
और एम। दांत के थोड़े से ऊपर का जो हिस्सा होता है मूर्धन्य, तालु के मूर्धा भाग से ट वर्ग और अड़ और ड सहित और श भी। अब जो तालु है उससे जो पीछे का और पीछे का जो हिस्सा होता है, आप अगर अपनी उंगली को मुंह में डालेंगे और ऐसे ही उसको छूने की कोशिश करेंगे, अंदर की तरफ उंगली ऐसे मुंह में डालकर ऊपर की छूने की कोशिश करेंगे तो वो मूर्धन्य पर ही लगेगी, उसे जहाँ से हम ट वर्ग का उच्चारण करते हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण, अड़। आगे है दंत्य वर्तस्य, दांतों की जड़ से, यानी जो दांत है हमारे वो मसूड़े हैं, उनको जो छूती है उन्हें वर्तस्य ध्वनियाँ कहते हैं, जैसे स, स, ज, र, ल, ये वर्तस्य ध्वनियाँ। दंत्य दांत पता ही है जो दांतों को छूते हैं, त, थ, द, ध, न। ओष्ठ है जो होठों से जिनका उच्चारण होता है, प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। और इसके अलावा क्या है, दंतोष्ठ है जो दांत और होठों से मिलकर जिनका उच्चारण होता है, जैसे व और फ। स्वर तंत्रिया, स्वर यंत्र से मतलब जिसमें हम अपने मुंह के अवयवों का प्रयोग ना कर कर स्वर तंत्रियों का, गले में जो स्वर तंत्रियां उनका प्रयोग करेंगे उच्चारण के समय, जैसे ह। नासिका, नाक से जो पंचम ध्वनियां हैं हमारे, जो व्यंजन माला है उसकी जो पंचम ध्वनियां हैं वो नासिक ध्वनियां हैं, ण, य, ण, न, म। व्यंजनों का वर्गीकरण हम उच्चारण के आधार पर जो पढ़ रहे हैं, अब हम कर रहे हैं श्वास। ये भी उच्चारण के आधार पर है कि उच्चारण करते समय सभी व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की मात्रा पर निर्भर करता है कि वो कौन से मतलब उसका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाए। जैसे अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण पता लगता है, अल्प प्राण थोड़ा, अल्प होता है थोड़ा, जिसमें कम श्वास लगता हो, महाप्राण जिसमें अधिक श्वास लगता हो। अच्छा, अल्प प्राण है क्या? जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु की मात्रा का कम प्रयोग होता है वे अल्प प्राण कहलाते हैं। इसमें है प्रत्येक वर्ग, वर्ग आपने पहले भी पढ़े बताए हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। तो वो उसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो व्यंजन है वो क्या है, वो अल्प प्राण है। और उसके साथ साथ अड़, य, र, ल, व, ये भी अल्प प्राण है। अब पहला कौन सा, क, अब हमने ख छोड़ दिया, और तीसरा कौन सा, ग। इस प्रकार से महाप्राण, महाप्राण क्या है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु की मात्रा का अधिक प्रयोग होता है उसे महाप्राण कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा, यानी जो हमने पहले वर्ग में छोड़े थे अल्प प्राण में, वो सारे क्या है, महाप्राण है, यानी दूसरा और चौथा। उसके साथ साथ ड, श, स और ह, ये भी क्या है, महाप्राण में है, यानी कि अंतस्थ व्यंजन है वो अल्प प्राण है और उष्म व्यंजन है वो महाप्राण है। अब हम पढ़ते हैं, अब इसमें देखिए आप बोलकर इसका उच्चारण कर कर जरूर देखिएगा, बहुत मामूली सा ही अंतर होता है। और वो काफी बार हम सोचते हैं क ख कोई फर्क नहीं है, नहीं, वो हमारे उच्चारण पर निर्भर करता है कि हम उस तब जब हम उसको ठीक से उसका उच्चारण करेंगे तो हमें पता लगेगा, जो थोड़ा सा अंतर है वो भी पता लगेगा। दूसरा है प्रयत्न के आधार पर। अभी तक हमने पढ़े उच्चारण के आधार पर, अब हम पढ़ रहे हैं प्रयत्न के आधार पर। स्वर यंत्रियों में श्वास का कंपन, इस आधार पर व्यंजनों में दो भेद होते हैं। स्वर यंत्री जो हमारा गला है उसमें बोलने के लिए बहुत सारे स्वर तंत्रियां होती हैं, यानी जिन्हें एक किस्म से जैसे सितार के अंदर जो होता है तार होते हैं जिनको बजाने से स्वर उत्पन्न होते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे गले के अंदर भी कुछ स्वर तंत्रियां होती हैं जिनसे स्वर ध्वनियां का उच्चारण होता है। अब उन स्वर तंत्रियों के आधार पर जब उसमें कंपन होता है तो ध्वनियों का उच्चारण होता है। उसके आधार पर व्यंजनों को दो भेद है, अघोष वर्ण और सघोष वर्ण। अब अघोष क्या है, अघोष वर्ण को हम घोष वर्ण भी बोल देते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर यंत्रिकाओं में किसी प्रकार का कंपन नहीं होता उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं।
इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, हमने वर्ग पहले भी बताए हैं, तो वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या है? अघोष वर्ण। और साथ में श, श और स आते हैं, जबकि है वो सघोष वर्ण में आता है। यानी कि उस व्यंजन के 3 ही व्यंजन सघोष में अघोष में आते हैं, जबकि ह है वो सघोष में आता है। बाकी आप देखेंगे ये जो 13 है वो क्या है? अघोष है वर्ग के आधार पर। सघोष वर्ण जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। कंपन बिल्कुल हल्का सा, जैसे हम बोलकर देखेंगे तीसरा, चौथा और पांचवा, जैसे ग, ग, घ, ण, तो हमें एहसास होगा कि हमारे गले में हल्का सा कंपन हुआ है, जबकि हमने बोला क, ख नहीं हुआ। तो ये जो है वो क्या है? सघोष वर्ण है। इसमें अड़, ड, य, र, ल, व भी आते हैं। अब देखिए, अब हम करते हैं उदाहरण कि कुछ वर्ण विच्छेद के, कि वर्ण विच्छेद हम किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कमल, मैंने पहले भी बताया है वर्ण के क्या होते हैं, वर्ण विच्छेद। ये हमारे वर्ण विच्छेद है, यानी वर्णों का भी हमने क्या किया? विच्छेद किया। लेकिन अब इसके ओरखंड नहीं हो सकते, जिन ध्वनि चिन्हों के ओरखंड नहीं हो सकते, टुकड़े नहीं हो सकते, उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और ये हमने क्या कर दिया इसका? वर्ण विच्छेद। किसका? कमल का। अब क, घन, अ क्यों आया? क्योंकि क में जो अ है, यानी कि हर व्यंजन में स्वर अस्वर सम्मिलित होता है, इसलिए क प्लस अ और म प्लस अ, ल प्लस अ। अब हमने पढ़ा किताब, अब क प्लस ई क्यों आया? क्योंकि जो क है उसके साथ इस समय किताब में जो ई है वो प्रयुक्त हुई है, और वो ई है वो स्वर है, यानी स्वर की मात्रा है। तो हम उसका जब इसका किताब का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क, घन, ई, क्योंकि ई नहीं है, अब क के साथ मात्रा लग गई, यानी व्यंजन किसके साथ प्रयुक्त हुआ? स्वर के साथ हुआ। स्वर अ नहीं, स्वर कौन सा? ई के साथ। इसी प्रकार से त के साथ कौन सा स्वर प्रयुक्त हुआ? आ, तो त प्लस त घन आ, ब घन अ, इस तरह से बन गया किताब। इसी तरह से कृपा, क प्लस री और प्लस प प्लस आ। अब देखिए पुनः, पुनः में आप देखेंगे कि प घन उ, घन न, घन। अब न के साथ हमने क्या लगा रखे हैं? जो विसर्ग लगा रखे हैं, उनको विसर्ग को आप ऐसे लिखेंगे। इसमें कुछ अलग है, और जैसे कंगन, कंगन क प्लस क घन अ। अब ये अंग है वो उसको अंग को ऐसे ही लिखेंगे, अंग, उसको अलग से जरूर लिखना है, उसको अंग में लिखेंगे। ये अगर अंग नहीं आता है तो यहाँ पर जो वर्ण है उसका पंचम जो वर्ग है, जैसे क वर्ग है उसका पंचम वर्ण आता है अंक की जगह, लेकिन वो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, इसलिए हम अंक को ही इस्तेमाल करते हैं। ड्रम, ये मैंने आपको पहले सिखाया। रै के जो 3 रूप हैं उनका किस प्रकार से वर्ण विच्छेद होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। त्रिभुज, त्रिभुज देखिए, जो भी हमने संयुक्त अक्षर पीछे किए थे, संयुक्त व्यंजन जो किए थे, संयुक्त व्यंजन में बताया गया था श प्लस क प्लस क प्लस श से श बना, तय प्लस र से त्र बना। तो जब भी हम इन का वर्ण विच्छेद करेंगे तो उसी तरह से करेंगे, जैसे त्रिभुज, त प्लस र, त्र, और प्लस में उसके साथ क्या है? ई। तो इस प्रकार से इसका त्रिभुज। आगे है कर्मशील, कर्मशील, इसमें क्या है? जो र है वो आधा है, मैंने पहले भी बताया था। प्रकाश, प्रकाश में जो प है वो आधा, मतलब स्वर रहित है। इस प्रकार से ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब हम वर्ण मेल जानेंगे। वर्णों को मिलाकर पहले वाली स्थिति में लाना क्या कहलाता है? वर्ण मेल, यानी पहले वाली स्थिति हम पढ़ेंगे। जैसे प, प को उ,
छोटा ऊ लगा रखा है तो प ऊ, फिर स, अरे स के आगे तो स घन अ तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर स आधा है, यानी कि आधा स ही हम लिखेंगे। फिर है त घन अ, यानी त पूरा है। फिर हम लिखेंगे क घन अ, यानी क पूरा है। और क्या बन गया? पुस्तक, पुस्तक। और जैसे कि क क घन अ, घन का मतलब होता है प्लस, तो ये बन गया क म र के साथ क्या है? आ, कमरा। इस प्रकार से हम वर्णों का विच्छेद भी कर सकते हैं और वर्ण विच्छेद का मेल भी कर सकते हैं। ये देखिए बच्चों, इस प्रकार से एक चार्ट बना हुआ है। ये पूरा इस वीडियो में नहीं आ पा रहा है, मैं इसकी एक फ़ोटो आपके लिए इसमें अवश्य डालूँगी। और ये जो चार्ट है वो आपको अपनी जो व्याकरण की जो नोटबुक है उसमें ये इसको ज़रूर आपको बनानी है। ठीक इसी प्रकार से इसको बनाना है। इसमें देखिए अल्पप्राण आपको पता लग जाएगा कि ये अल्पप्राण है, ये जो वर्ग है ये अल्पप्राण है, ये महाप्राण का वर्ग है। ठीक है, ये अल्पप्राण है, फिर महाप्राण है, फिर अल्पप्राण है। जबकि पहले दो वर्ग के दो वर्ण हैं वो अघोष है, यानी ये सारे अघोष है, ये भी अघोष है, और ये सघोष है, ये सघोष है, और ये भी सघोष है। इसके साथ साथ देखिए कंठ, यहाँ पर कंठ की जो ध्वनि है उसमें कौन से हैं? ये क वर्ग तो आता ही आता है, साथ में अ, आ, अंग और ह, ये क वर्ग में, ये कंठ में आते हैं। तालु, तालु में भी जितने भी स्वर आते हैं तो वो इसमें मैंने आपको दिखा दिया है। जैसे दंत्य, ओष्ठ, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन भी बता दिए कौन से होते हैं। यर, अलव, इसमें से अल्प प्राण जो अंतस्थ व्यंजन है वो क्या है? अल्प प्राण है, साथ में सघोष है। और जो है वो भी सघोष है, इसलिए वो यहाँ पर इसमें ही सम्मिलित है, इसी में ही सम्मिलित कर दिया गया है। और जो कि उष्म व्यंजन है वो क्या है? सारे महाप्राण हैं। और श, श और जो स वो क्या है? अघोष है। इसमें जो ह वो सघोष है। इसके बाद इसमें मैंने बताया है संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं, और ये देखिए किस प्रकार से संयुक्त अक्षर बनते हैं, किस व्यंजन से किन व्यंजनों से मिलकर इनको संयुक्त व्यंजन मिलते हैं, बनते हैं, वो मैंने आपको इसमें बता दिया है। कंठ, तालु, ये जो कुछ स्वर जो हमारे उस वर्ग में नहीं आए हैं वो इस लिए नहीं आए हैं क्योंकि उनका जो उच्चारण है वो किसी के भी एक अंग जो मुख के किसी एक अंग से ना होकर दो से मिलकर उनका उच्चारण होता है। जैसे कंठ, तालु, जो ए और अए, मतलब इसमें ए तालु का भी प्रयोग होगा, ए और अए इसमें कंठ का भी प्रयोग होगा। अब ये देखिए मैंने पहले बताया था जो ए है वो क्या है? जो संधि कहते हैं इनको, संधि वर्ण भी कहते हैं। अब जो ए है ये स्वतंत्र नहीं है, ये किससे मिलकर बना है? दो स्वरों से मिलकर, अ प्लस ई से मिलकर ए बना है, और ए बना है ए, अ प्लस ए से मिलकर ऐ बना है। इसी प्रकार से कंठ, ओष्ठ है, यानी कंठ और होठ का जिसमें प्रयोग होता है वो है कौन सा? ओ, अ और उ, अ और उ से मिलकर क्या बना है? ओ बना है। अ और उ से मिलकर बना है, तो जो अ है वो कंठ है और जो उ है वो ओष्ठ है, यानी दोनों से मिलकर बना है तो ये कंठोष्ठ हुआ। और इसका उच्चारण होगा ओ और औ, यानी अ और ओ का उच्चारण होगा ओ। ठीक है, दंतोष्ठ है बताया मैंने, इसमें दंत और होठ का जिसमें प्रयोग होता है व और फ। और उत्क्षिप्त व्यंजन बोले जाते हैं। कौन से व्यंजन? उत्क्षिप्त किनको? अड़ और ड को। आगध ध्वनियाँ, जो ओ है, जो डॉक्टर वाला ओ है वो उनको क्या कहते हैं? आगध ध्वनियाँ कहते हैं। इसमें अरबी फारसी को भी आगध ध्वनियाँ ही कहा जाता है। आयोग वहा, आयोग वहा हमने पढ़ा था जी, ये ना तो स्वर है, जो अंग और अंग है वो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। फारसी शब्द हमने पढ़े थे, वैसे तो क, ख, ग भी फारसी शब्द में आते हैं, लेकिन हमारी जो मानक वर्तनी है उसने सिर्फ ज और फ को ही अपने उसमें वर्तनी में रखा है।
और सभी स्वर ना तो अल्पप्राण होते हैं और ना ही महाप्राण होते हैं। अगर स्वर के बारे में पूछा जाए, स्वर अल्पप्राण में जो स्वर है उनमें अल्पप्राण, क्योंकि उनमें वायु का काम नहीं है, उनमें स्वर तंत्रियों को किसी अंग को छूती नहीं है, इसलिए उसमें ना तो अल्पप्राण है और ना ही महाप्राण है। लेकिन वो जो भी है, जो स्वर हैं वो सभी सघोष जरूर होते हैं, सघोष अवश्य होते हैं। अल्पप्राण महाप्राण नहीं होते, लेकिन सघोष होते हैं। और नासिक व्यंजन जो पंचम वर्ण है, जितने भी वर्ग उनका जो पंचम वर्ण है वो क्या नासिक व्यंजन है। वर्तस्य हमने पढ़ा था, जो वर्तस्य है मतलब दांतों की जड़ से जिनको बोला जाता है, दांतों की जड़ यानी मसूड़े को टच कर छू कर, जैसे स ज स ज र और ल। एक स ज में नीचे वाले मसूड़े को छू रहा है, र ल में ऊपर वाले मसूड़े को, मतलब वर्तस्य दांतों की जड़ों को छूकर जिसका उच्चारण होता है। स्वर तंत्रियाँ, स्वर यंत्रीय, ये स्वर यंत्रीय हमने पढ़ा था ह, जिसमें कि हमारी जो गले की स्वर तंत्रियाँ वो काम करती हैं। मैं इसकी एक फ़ोटो इसमें अपने वीडियो में ज़रूर डालूँगी, और इसे ऐसे के ऐसे हमारी व्याकरण की जो नोटबुक है उसमें आप लोगों को इसे उतारना है। इस प्रकार से हमारा जो दूसरा अध्याय है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।